यूपीएससी 2025 बस आने वाला है, पर ये एक ऐसा समय है जिसमें आप डिसाइड कर रहे होंगे कि आपको यूपीएससी 2025 देना चाहिए या 2026 की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ 2026 की तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप आए हैं मेरी क्लास में, और मेरी इस क्लास में मैं आपको फुल प्रिपरेशन की टिप्स दूंगी। क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, ये सारी चीज़ें हम बहुत संक्षिप्त पर बहुत ही इफेक्टिव तरीके से समझेंगे। तो चलिए, मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि आप यूपीएससी की तैयारी 2026 के लिए अगर करना चाहते हैं तो आपका खुद का क्या डिसीजन है। मतलब आई होप ये आपका खुद का डिसीजन हो, क्योंकि जब पढ़ाई एंजॉय करने की बात आती है तब वो तभी कर सकते हैं जब आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपको किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। अगर आप पे थोपा गया है तो बिल्कुल भी ये सही नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत लंबा है। इसमें मोर देन इंटेलिजेंस डिलीजेंस चेक की जाती है। आपका हार्ड वर्क ज़्यादा इसमें चेक किया जाएगा। आप चाहे एग्ज़ाम में कभी फेल हुए हों, चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक जॉब गोअर हो, चाहे आप कोई भी हो, ये एग्ज़ाम आपके लिए पूरी तरह से वेलकमिंग है। बस एक शर्त है, यानी कि एक शर्त जो आपको पूरी करनी है वो है हार्ड वर्क। तो अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, आप मिडनाइट लैम्प के ऑयल को बर्न करने के लिए तैयार है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं बस आपकी इतनी सहायता करूंगी कि आपको पता रहे कि आपकी पढ़ाई गलत तरीके से ना हो रही हो। तो चलिए शुरू करते हैं 2026 की तैयारी मेरे साथ। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आई एम श्योर कि आप 2026 की अगर तैयारी इस तरह से कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका नाम लिस्ट में आएगा, बशर्ते ये आपको टू द टी फॉलो करनी होगी। ठीक है, तो 2026 के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कुछ एसेंशियल चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखना होता है वो है सिलेबस। ये बार बार आपने सुना होगा और बार बार आपने सुन के इससे सोचा होगा कि क्या ही हो जाता होगा सिलेबस को देख के। एक काम करते हैं, बुक खरीद लेते हैं और पढ़ने लगते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। सिलेबस इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आपको एक दिशा देता है, सिलेबस आपको एक कॉलम देता है जिसके अंतर्गत ही आपको काम करना है। तो सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली चीज तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सिलेबस में कैसी तैयारी होती है वो उसकी मैं आपको बात आगे बताऊंगी टॉपर्स के एग्जाम्पल लेके। बट सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है यूपीएससी के एग्जाम का सिलेबस, यानी कि क्या आता है, व्हाट। ये आपका व्हाट वाला आंसर कर देगा, व्हाट वाले क्वेश्चन का आंसर कर देगा। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज पैटर्न। ये आपका हाउ वाला क्वेश्चन आंसर कर देगा। पैटर्न किस प्रकार से यूपीएससी का एग्जाम होता है। देखो, यूपीएससी का एग्जाम 3 प्रोसेस होता है, 3 प्रोसेस में पूरा होता है। एक तो प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, और आखिरी में पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू होता है। पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं इसको, या फिर इंटरव्यू होता है। और इतने चरणों से गुजरने के बाद आप लिस्ट में आते हैं, आपका नाम लिस्ट में होता है। 700 से 900 के बीच में सीट होती है, और इसी में आपको डिसाइड करना होता है कि आप एग्ज़ाम, मतलब इसी में आपका नाम आता है इस लिस्ट में, एंड फिर डिसीजन लिया जाता है कि आपको कौन सा कैडर दिया जाएगा बेस्ड ऑन योर मार्क्स। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए दैट इज रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन, PYQs। ये तीनों चीज़ आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं। अगर आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है तो डेफिनेटली आपकी तैयारी एक सही दिशा में जाएगी। ये महत्वपूर्ण है। तो जब आप सिलेबस की बात करें, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, सिलेबस पहले तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जिस जगह आप पढ़ते हैं वहाँ पे उसे चिपका दीजिए, और लगातार देखते रहिए कि जीएस पेपर 1 का क्या सिलेबस है। और सिलेबस ओनली पर्टेन्स टू मेंस का पेपर। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ये 4 अलग अलग जीएस होते हैं। उसमें जनरल स्टडीज़ कहते हैं, सामान्य अध्ययन कहते हैं। उसमें रिलेटेड जो भी है वो आप पढ़ते रहें, रोज़ देखते रहें कि ये चीज़ें आ रही हैं। दूसरी चीज़, प्रीलिम्स का कोई एक एग्जैक्ट सिलेबस नहीं है। प्रीलिम्स इज़ व्हाटएवर मेंस में, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर ऐड हो जाए तो, यानी कि प्रीलिम्स का सिलेबस 90% to 95% तो मेंस जैसा है, पर वो जो अतिरिक्त 5% है वो आपका स्पोर्ट्स से भी हो सकता है, या रैंडम आपसे करंट अफेयर्स भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप तैयारी करते हैं, हमेशा हम लोग कहते हैं प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड तैयारी करनी चाहिए।
यानी कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, ओवरऑल अप्रोच होना चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं प्रीलिम्स की पहले तैयारी कर लेंगे फिर मेंस की करेंगे, कैसे करोगे? प्रीलिम्स जैसे ही क्लियर होगा 2 से 3 महीने मिलते हैं मेंस के लिए, और आप सोच रहे हैं कि मेंस में आंसर राइटिंग जिसमें हर आंसर आपको 7 मिनट में लिखना होगा, आप वो 3 महीने में सीख जाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। लगातार आपको इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, ये वाला तो केस सॉल्व हो गया। सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे किसी भी एग्जाम का हो। यूपीएससी आपको डायरेक्शन देगा, तो सिलेबस जरूर देखना है, बार बार मैं कह रही हूँ, और इस स्टेप को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट आता है पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न किस तरह चलता है एक बार समझ लेते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में समझेंगे। पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, मतलब किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। पैटर्न जानना क्यों जरूरी है? देखो, पैटर्न जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम कैसे क्लियर करना है। मैंने जैसे कि बताया 3 चरणों में आपका पेपर होगा, एक है प्रीलिम्स, एक है मेंस एग्जामिनेशन और एक है पीआई, ये लास्ट चरण है। और ये तीनों चरण मिलके कम से कम 1 साल ले लेते हैं। प्रीलिम्स में कुछ खासियत है, प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 आंसर दिए जाएंगे, सही आंसर टिक करके आपको ओएमआर शीट भरनी होती है, जो गोले भरने वाली शीट होती है वो भरनी होती है। प्रीलिम्स में भी 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज और एक जीएस2 जिसको हम सीसैट कहते हैं। जनरल स्टडीज में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 200 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। सीसैट में 80 क्वेश्चन होते हैं, कुल मिला के ये भी 200 का होता है, पर ये क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग से तात्पर्य है कि आपको इसमें 200 में से कम 66 नंबर लाने चाहिए, 33% लाना होगा। 33% यानी याद रखना है, 33% जब आप ला पाएंगे, जब ये क्वालिफाई कर लेंगे, तभी आपका पहला पेपर चेक होगा। तो कभी भी सीसैट को इग्नोर नहीं करना है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि जीएससी पढ़ लिया, बहुत बड़ी बात है, आसान हो गया यूपीएससी के ऊपर, अब और नहीं कर सकता मैं, सीसैट तो नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगी। अरे भाई, जब तो तुम्हारी सीसैट की कॉपी चेक होगी तभी तुम आगे बढ़ोगे, तो सीसैट को इग्नोर नहीं करना है। और सीसैट एक ऐसा पेपर है जो कि निकाला जा सकता है, हावेवर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की हो तब। इसके अलावा यहाँ पे जीएस और सीसैट जब क्लियर हो जाता है तब आप आओगे मेंस पे। अब यहाँ पे जो भी आपने मेंस के लिए पढ़ा होगा उसी से संबंधित प्रश्न आएंगे, उसी से संबंधित करंट अफेयर्स आएगा। आगे मैं बताऊंगी प्री की तैयारी कैसे करनी है। मेंस की बात करें तो मेंस में किस तरह का पैटर्न होता है। मेंस में एक ऐसे का पेपर होता है, फिर जीएस 1 से लेके 4, मतलब 4 पेपर जीएस के होते हैं, और जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा जो आप खुद चूज करेंगे वो होगा, उसके 2 पेपर होते हैं, और आखिरी में 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। इंग्लिश का एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको 300 में से 75 नंबर लाने होते हैं, और एक कोई भी 8वीं अनुसूची में, जो हमारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 8 शेड्यूल है, उसमें 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी भी एक भाषा में आप एग्जाम दे सकते हो। दूसरा क्वालिफाइंग पेपर है। तो दोनों क्वालिफाइंग पेपर जो हैं ये ग्रामर से संबंधित होंगे, इंग्लिश ग्रामर और जो भी आपने चूज किया हो वो। बहुत बच्चे हिंदी लेते हैं तो हिंदी ग्रामर से भी आएगा, ठीक है। जब आप ये दोनों क्वेश्चंस, ये दोनों पेपर्स जो सबसे लास्ट में होते हैं, क्वालिफाइंग पेपर ये दोनों सबसे लास्ट में होते हैं, पर जब चेकिंग की बात आती है, जैसे सीसैट यहाँ पे पहले चेक किया था, वैसे ही क्वालिफाइंग पेपर्स को सबसे पहले चेक किया जाता है। अगर उसमें से एक भी क्वालिफाई नहीं हुआ भाई, तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार है। ऐसे में भी जो लिखा होगा, चाहे आप टॉपर क्वालिटी हो, आपने ऐसे में कुछ भी लिखा हो, जीएस में कुछ भी लिखा हो, काम नहीं आने वाला दोस्त। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किसी को इग्नोर नहीं करना है। मेंस के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कम कंपटीशन रहता है, क्योंकि प्रीलिम्स में मोस्ट ऑफ द कंपटीशन छट जाता है। सेकेंडली, इसका एक निर्धारित सिलेबस है, तो आपको ये डायरेक्शन बहुत अच्छे से देगा। हमेशा तैयारी मेंस बेस्ड ही करनी चाहिए, मैं हमेशा बताती हूँ इसको। आखिरी में जब आपने ऐसे माफ कीजिएगा मेंस का पूरा पेपर दे लिया, जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तब आपको पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब प्री के साथ अच्छी बात यह है कि प्री एक बस एंट्रेंस लेवल का पेपर है, इसमें आपने जो किया
जैसे भी क्वालिफाई किया, किसी भी तरह क्वालिफाई कर लिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्वालिफाई हो गया बहुत बड़ी बात है। मतलब ये बस आपको मेंस में बैठाने के लिए आपको शक्ति देता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। और फिर उसके बाद मेंस में जो आप चमत्कार करके आते हैं, जितना नंबर लेके आते हैं, यही आपकी रैंक बनाएगा मेरे भाइयों और बहनों, प्लीज इसको मत इग्नोर करना। मेंस में जैसा तुमने लिखा होगा उसी बेसिस पे तुमको पीआई में बुलाया जाएगा, और फाइनल रैंक जो आती है ना बच्चों, वो मेंस में जो आपके पेपर्स है सबको ऐड करके, एक्सेप्ट फॉर क्वालिफाइंग मार्क्स, उसके नंबर ऐड नहीं होते, बस क्वालिफाई करना है। और जो पर्सनालिटी टेस्ट में आपके नंबर आए हैं, फाइनल लिस्ट उसी पे बनती है। तो यहाँ पे हमारा पूरा ताकत जो हमें झोंकना है मेंस और इंटरव्यूज की तरफ है, तो इसको प्लीज याद करके रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब हम जानते हैं किस तरह की तैयारी होनी चाहिए और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखो, बहुत ही आराम से बताऊंगी, समझा के बताऊंगी, हमेशा बताऊंगी कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ होनी चाहिए, इसको मत इग्नोर करना। यानी कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें, उसको प्रीलिम्स के भी दृष्टिकोण से पढ़ना है, मेंस के भी दृष्टिकोण से पढ़ना है। प्रीलिम्स और मेंस की होलिस्टिक तैयारी करोगे, ये बड़ी मछली को पकड़ते पकड़ते छोटी मछली कब पकड़ जाएगी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बाकी तथ्य अपने आप उससे जुड़ते चले जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा तैयारी प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से करनी चाहिए। नाउ आपने सिलेबस देख लिया, अब आपकी बारी आती है प्रीलिम्स मेंस की तैयारी करने की। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये क्या है मेरे दोस्तों? PYQ का मतलब है पिछले 8 सालों में, 10 तो बहुत हो गया, अब पिछले 8 सालों में किस तरह के प्रश्न आए हैं, किस तरह के प्रश्न। पहली चीज, कितने प्रश्न आए हैं और कहां से आए हैं, इसका एक ट्रेंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन यूपीएससी कभी नहीं रिपीट करेगी, बहुत ही रेयर होगा, वो थीम जरूर रिपीट करती है। यानी कि थीम हो सकता है मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है, एक जगह प्रजाति लिखी होगी और दूसरा वो क्षेत्र जहां वो मिलता है। अब एक क्वेश्चन इस पे दिया जाएगा, वो हर साल रिपीट नहीं हो सकता, पर हाँ इस प्रकार का एक क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी प्रजाति अगर पर्यावरण से संबंधित प्रश्न में, न्यूज में है, चर्चा में है, तो उससे सवाल ऐसा बनता है। थीम रिपीट होते हैं, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि देयर आर रिपीटेड थीम्स, रिपीटेड थीम्स। ठीक है बेटो, रिपीटेड थीम्स है जो आपको हमेशा चेक करते रहने चाहिए। वो आपको तभी आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे। बुक उठा के सीधे पढ़ना नहीं है, पहले PYQ देखना है, फिर उसके बाद डिसाइड करना है कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। कोई भी प्रश्न देख रहे हो, जो कोई भी टॉपिक देख रहे हो जहां से प्रश्न आ ही नहीं रहे हैं या बहुत कम आए हैं, तो आपको फोमो नहीं होना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं करना। आपको सीधे क्या करना है, चुपचाप वो टॉपिक स्किप कर देना है। अगर पिछले 8 साल में से बस 1 या 2 बार पूछा गया है तो टॉपिक स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं है जबरदस्ती उसमें अपने झोंकने की शक्ति। ठीक है, तो दैट इज वाई PYQs आर इम्पोर्टेंट। PYQs को आपको देखना ही है फॉर श्योर। आप शर्त लगा लीजिए PYQs के बिना किसी टॉपर का टॉपिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जरूर करना है। नेक्स्ट आता है, जब आपने PYQ अच्छे से झकझोर दिया, अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है दैट इज NCERT। और यहाँ बहुत सारे बच्चे अपने को 30 मार्क हाँ समझते हैं और सोचते हैं कि हाँ NCERT पढ़ने की क्या आवश्यकता है जब मेरे पास GS की बड़ी बड़ी बुक है। अरे दोस्त, जब तक कॉन्सेप्ट बच्चों वाला नहीं क्लियर होगा तब उसमें तुम फाउंडेशन कैसे बनाओगे, ये भी तो समझो। कुछ बच्चे सोचते हैं 6th क्लास की NCERT, मैं इतना बड़ा आदमी या बड़ी महिला मैं क्यों पढ़ूंगी। अरे मेरा दिमाग तो इतना डेवलप हो चुका है, 6th 7th की NCERT क्या करूंगी पढ़ के, ये सब मत सोचो। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी NCERT आपको पढ़नी ही है। फॉर एग्जाम्पल दी NCERT ऑफ ज्योग्राफी, यस ये आपको 6ठी से 12वीं पढ़नी है। डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें प्रीलिम्स में आए हैं और मेंस के लिए तो वाह वाह वाह। ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री के साथ भी आपको उसी प्रकार से बर्ताव करना है। 6th to 12th क्लास की NCERT पढ़ना ही पढ़ना है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बाद आपको पॉलिटी की NCERT उठानी है और आपको 11th 12th 9 से लेकर 12th तक की NCERT पढ़नी चाहिए। और अगर 9 से 12 पढ़ने का मन नहीं है तो 11th 12th तो जरूर पढ़नी चाहिए, ये मस्ट है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की NCERT कोई खास नहीं है तो इसको मैं स्किप करने के लिए बोल सकती हूँ, बहुत अच्छी नहीं है।
ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए ताकि आपका बेस स्ट्रांग रहे। ये किंग मेकर सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने इन सब्जेक्ट्स पे पकड़ बना ली तो मतलब समझ लो आपकी वाह भाई वाह है। तो एनसीईआरटी आने वाले, अभी क्या है, मार्च चल रहा है, मई तक आपको कोशिश करना है कि अपनी एनसीईआरटी खत्म कर दो। सबसे अच्छी चीज क्या करो पता है, एनसीईआरटी बैच ज्वाइन कर लो, सबसे अच्छी चीज है, जो कि उत्कर्ष क्लासेस दे रहा है। तो आपको एक तो एनसीईआरटी को इंटरप्रेट करना आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना जो उसमें इंटरप्रेट करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, 2-3 बार उसे कोई समझाए तब समझ में आता है। तो एनसीईआरटी का बैच बहुत ही नॉमिनल रेट में मिल रहा है, ले लो, मैं कह रही हूँ, समझो मेरी बात को, ठीक है। तो एनसीईआरटी इज इम्पॉर्टेंट, ये आपको मार्च से लेके शुरू कर देनी है और बाय द एंड ऑफ में आपको खत्म करनी है सारी एनसीईआरटी जो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री है। इकोनॉमिक्स मत पढ़ो, ये दोनों पॉलिटी के साथ मुख्य रूप से इतना पढ़ लो, ठीक है, इसके अलावा मत पढ़ो। नेक्स्ट आता है, अब आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिया, अब आपको क्या करना चाहिए। करंट अफेयर्स भी बहुत सरदर्द है। अब करंट अफेयर्स के सरदर्द को हटाने के लिए एक न्यूज़पेपर जरूर लगाना है। इट कुड बी जनसत्ता, अगर इंग्लिश मीडियम में हो तो इंडियन एक्सप्रेस से बेहतर है हिंदू। अब क्या करना है, क्या पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है? नहीं, आपने याद करो, सिलेबस तो देख ही लिया था, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो चुका है कि क्या क्या आ सकता है। तो उससे संबंधित जो भी न्यूज़ है वो पढ़ना है सिलेबस को अकॉर्डिंग। नाउ अगर हम बात करें न्यूज़पेपर पढ़ने का भी एक तरीका होता है बेटा, इसमें एडिटोरियल और ओपिनियन वाला पेज पहले पढ़ना है। कभी भी न्यूज़पेपर फर्स्ट पेज से नहीं पढ़ना है। एडिटोरियल आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेंस की आंसर राइटिंग में मदद करता है और आपके इंटरव्यूज के लिए आपको ओपिनियन देगा, और इसमें बहुत सारे तथ्य हैं जो आपके प्रीलिम्स में भी काम आ जाएंगे। एक बार एडिटोरियल पढ़ लिया, न्यूज़पेपर बंद कर दो। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको शुरुआत में हो सकता है 1 घंटे लगे, धीरे धीरे करके वो 30 मिनट्स में तब्दील हो जाने चाहिए, पर ये तभी हो पाएगा जब आप रेगुलर पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर। ये नहीं कि आज पढ़ा फिर परसों नहीं पढ़ा, परसों तक पढ़ा फिर उसके बाद छोड़ दिया, ये मत करना। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, करंट अफेयर्स के लिए मेरी क्लास आती है शाम को 6 बजे से, DCA, डेली करंट अफेयर्स। ये क्लोजली रिलेटेड है प्रीलिम्स से और मेन से, तो उसको देख लो। बस एडिटोरियल पढ़ लो, DCA की क्लास कर लो, तुम्हारा काम खत्म है। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है मेरे बच्चे लोग, समझ में आया? तो ये दोनों काम आपको करना ही करना है। प्लीज हम हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज करना है। करंट अफेयर्स को मत इग्नोर करना, ये मत सोचना कि लास्ट में एक बुक आती है महीने वाली उसको पढ़ लेंगे, उससे मेरा करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया हो जाएगा, हम एकदम करंट अफेयर्स की राजा रानी बन जाएंगे। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जब तक आप करंट अफेयर्स में रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो, दोस्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, सॉरी बट दैट्स ट्रू, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है, इस पर हमें ध्यान बिल्कुल रखना है कि रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है और मेरा पूजा द्विवेदी का DCA देखना है। करंट अफेयर्स हो गया, एनसीईआरटी हो गई। अब क्या किया जाए, अब जैसे ही मई जून आया, दूसरी चीज अब तुम्हें क्या करनी है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम में सारा सिलेबस जब कंप्लीट कर लूंगा ना मम्मी पापा, तब जाके मैं मॉक टेस्ट लूंगा। ये काम मत करना। जैसे ही जून आया, दरवाजे पे खटखटाया, तुम्हें क्या करना है, मॉक टेस्ट लेना है, मेंस का भी और प्री का भी। किसी भी नहीं, हमारी कोचिंग का आपको मॉक टेस्ट लेना है। प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी हम प्रोवाइड करते हैं। अब मॉक टेस्ट का मतलब है PY, जो हम आपको मॉक टेस्ट देंगे बिल्कुल जैसा UPSC के एग्जाम में आता है वैसा देंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट कैसे अटेंड करना है, मॉक टेस्ट आपको जब भी हम आपको टेस्ट दे उसको अटेंड करिए, उसमें प्रॉब्लम्स देखिए, प्रॉब्लम एरिया क्या क्या है आपका। ये मत सोचिए कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा फिर उसके बाद होगा, नहीं, जून तक आपका थोड़ा बहुत सिलेबस हो जाएगा मॉक टेस्ट ज्वाइन करने लायक। मॉक टेस्ट ज्वाइन करने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा है कि आपको पता रहता है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो जब आप क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इससे आपका दिमाग एक प्रकार से मोल्ड हो चुका होगा। दूसरी चीज, आपको अपने प्रॉब्लम एरियाज पता रहेंगे कि पार्लियामेंट पढ़े जा रहे हैं बट पार्लियामेंट से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे। क्यों? क्योंकि शायद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, वापस चलो एनसीईआरटी पढ़ो फिर पार्लियामेंट पढ़ेंगे। इस तरह से मॉक टेस्ट को हैंडल करना है। मॉक टेस्ट आपके जीवन की भविष्यवाणी नहीं करते हैं कि मॉक टेस्ट में अगर गंदे आ रहे तो UPSC क्लियर नहीं होगा। हाँ, आपको रेगुलर अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा, तभी क्लियर होगा। मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है। स्टैंडर्ड बुक्स जितनी भी हैं आपको बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि नवंबर दिसंबर तक सब खत्म कर देनी है। स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी होती हैं?
ये ऐसी बुक्स है जो कि आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह और करंट अफेयर्स, पीएमएफआईएस की एग्जाम बुक अच्छी है एनवायरनमेंट के लिए, ज्योग्राफी के लिए बस आप एनसीईआरटी कर लो तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है एनसीईआरटी में, बट आपको एक्स्ट्रा करना है उसमें तो पीएमएफआईएस पढ़ सकते हो। इसके अलावा पॉलिटी हो गया, आर्ट एंड कल्चर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट और नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हो। तो ये एक लिस्ट होती है, आप चाहे तो लिस्ट देख लीजिए और जाके पहले आप किसी बुक शॉप में वो देख लीजिए किस तरह के बुक्स अवेलेबल हैं और उनको चेक करिए और बेस्ट बुक उसमें से सिलेक्ट करके जो आपके लिए आपको सबसे अच्छी लग रही हो, आपके सिलेबस में सबसे अच्छी हो, स्टैंडर्ड बुक्स एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स का खत्म कर लीजिए। और इस साल के मई तक डिसाइड करना है आपका कि ऑप्शनल क्या लेना है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ जीएस की तैयारी करते चले जाते हैं, ऑप्शनल की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते हैं। तो ऑप्शनल पहली चीज आपका लाइफ पार्टनर है बेसिकली। जैसे कहते हैं ना शादी सही इंसान से करो तभी जाके आपकी शादी चल पाएगी, वैसे ही ऑप्शनल अगर सही नहीं चूज किया तो तुम्हारी एग्जाम में फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल जीएस में जीएस 1 2 3 4 में सबके ऑलमोस्ट सेम मार्क्स आते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। 1000 टोटल मार्क्स का होता है और उसमें से 400 से लेके 600 500 तक की रेंज में सबके नंबर आते हैं, क्योंकि तुम भी वही बुक पढ़ोगे जो दूसरा पढ़ेगा। तो अब आपको यहाँ पे अपने आप को साबित करना होगा अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में। अब ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे होता है? ऑप्शनल का सिलेक्शन 2-3 चीजों को ध्यान में रखते हुए होता है। पहली चीज तो उसका सिलेबस कितना बड़ा है वो देखो, बहुत बड़ा एक वो मत ले लेना, जैसे लिटरेचर तो नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा है। या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट मत लेना जिसमें तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड ना हो या थोड़ी बहुत नॉलेज ना हो। एकेडमिक बैकग्राउंड भी अगर किसी में है तो महत्वपूर्ण माना जाता है वो, जैसे कि कुछ बच्चे कॉमर्स के होते हैं तो कॉमर्स ले लेते हैं, पर उसमें ये भी देखना सिलेबस क्या है। फिर उसके बाद एक चीज जो बहुत ध्यान में रखनी है वो है सिलेक्शन रेट, चयन का दर क्या है। अगर किसी ऑप्शन में बहुत अच्छा चयन दर है यानी कि आपको वो सिलेक्ट कर सकते हो। और ये भी देखना पड़ता है कि अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो नंबर उसमें कम मिलते हैं क्योंकि ज्यादा कंपटीशन है। तो ये देखो कि ओवरलैपिंग सिलेबस है कि नहीं। जैसे कि आप ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह ले लोगे तो आपके GS1 पेपर और GS2 पेपर के लिए काफी मददगार हो जाएगा। 2 फॉर अगर हम बात करें GS1 2 से कोई भी सब्जेक्ट लेते हो उन दोनों को कवर कर सकता है। तो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। तो ऐसे सब्जेक्ट्स लो जिसमें आप फायदे में रहो, कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करो। बी वेरी स्मार्ट विद दिस। और आपको ऑप्शनल कंप्लीट करना है बिफोर जनवरी, और जनवरी तक कंप्लीट करके ऑप्शनल अपना खत्म करो ताकि जब आपका प्रीलिम्स आने लगे तो आप पूरी रूप से प्रीलिम्स में लग जाओ। यानी कि जब आप जनवरी में आ जाओगे, जनवरी तक आपने इतनी आंसर राइटिंग कर ली होनी चाहिए और इतने सारे मॉक टेस्ट दे देने चाहिए कि मेंस आपका लगे कि बस हो ही जाएगा। और अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स की फुल फ्लेजेड तैयारी आपको फरवरी ऑनवर्ड्स करनी है। पहले तो होता था प्रीलिम्स बहुत आसानी से निकल जाता था, अब प्रीलिम्स ज्यादा खतरनाक हो गया है, दांत वात आ गए हैं, सींग आ गई है। तो फरवरी से जब आप 3 महीने की डेडिकेटेड स्टडी करने बैठो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा प्रीलिम्स तो हो जाएगा। अब ये सारी चीजें आपने ज्ञान सुन लिया, अब इस ज्ञान को आपको अप्लाई करना है। बहुत बच्चे कहते हैं मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, मैं ये करूंगा। अरे भाई टाइम टेबल मत बनाओ। टाइम टेबल तभी बनाओ जब आपको लगे कि मैं एकदम टू द टी फॉलो कर लूंगा, पर नहीं हो सकता ऐसा। तो एक काम करना है, टॉपिक वाइज टाइम टेबल बनाना है। मतलब एक टॉपिक होना चाहिए आपके पास जिसपे आपको ध्यान केंद्रित करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आपने PYQs देख लिए थे, आपको पता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे टॉपिक्स लिख लो कि आज मुझे इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। पॉलिटी जब भी पढ़ो उसके साथ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। 2-3 चीजें ध्यान रखिए, कुछ सब्जेक्ट्स है जिनकी जुगलबंदी होती है। मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी ये साथ होती है। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट बेटा साथ होता है, ठीक है। एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर और मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री साथ होती है, ठीक है। इस तरह से एक जुगलबंदी बनाते रहो और जुगलबंदी से तुम्हारे एग्जाम में भी बहुत हेल्प मिलेगी और एक कनेक्शन बनता चला जाएगा। तो पॉलिटी हिस्ट्री की जुगलबंदी, मॉडर्न हिस्ट्री की, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री की, आर्ट एंड कल्चर के साथ जुगलबंदी होनी चाहिए। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट की जुगलबंदी होनी चाहिए। आप बाकी सारे सब्जेक्ट स्टैंड अलोन भी पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुछ बच्चे सोचते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई बुक होती, कोई बुक नहीं होती। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। तो बस आपको कुछ सब्जेक्ट पे करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा फॉलो करने होते हैं। करंट अफेयर्स जैसे कि साइंस एंड टेक में बहुत फॉलो होता है, ठीक। एनवायरनमेंट में बहुत फॉलो होता है,
इकोनॉमिक्स में बहुत फॉलो होता है। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपने करंट अफेयर्स भी मजबूत कर लिया तो कोई हानि नहीं है आपको। बस आप कॉन्सेप्ट के लिए जहाँ एनसीईआरटी की आवश्यकता है वहाँ पढ़ो। साइंस एंड टेक के लिए कोई अलग से एनसीईआरटी की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इतना करना है और इससे अधिक ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको इतना कर लेना है कि आपने आपको आप प्रीलिम्स तक ले जाएं, मेंस तक ले जाएं और फिर पीआई लेके रैंक ले आएं। पर ये सब तब हो पाएगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। हर दिन कम से कम आपको 8 घंटे एग्जाम में देने ही देने हैं। मतलब 8 घंटे की पढ़ाई हर दिन होनी चाहिए, तभी एग्जाम निकलेगा, नहीं तो वाकई नहीं निकलेगा। और वो 8 घंटे का मतलब है प्रोडक्टिव 8 घंटे। ऐसा नहीं कि बुक खोल के बैठे हुए हैं और उसके बाद दुनिया जहान की बातें कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, मत करो। एक और चीज है जो लॉ फॉलो करना है आपको यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परेटोस प्रिंसिपल, जो कहता है कि 80% सिलेबस जो 20% टाइम में हो जाए वो पहले करो, और जो 20% सिलेबस है जो 80% टाइम लेता है वो बाद में करो। तो जल्दी जल्दी पहले वाले सब्जेक्ट्स, पहले वाले छोटे छोटे टॉपिक्स करना शुरू करो, ताकि बाद में आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहे। ठीक है, तो ये सब तभी हो पाएगा जब आप 2-3 दिन बैठ के एनालाइज करोगे पेपर। जब एनालिसिस बंद हो जाएगी तब उसके बाद आपको समझ में आएगा एग्जाम कैसे देना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।